हाय फ्रेंड्स, प्रोसेस मैनेजमेंट वीडियो सीरीज में ये हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का चौथा वीडियो है जो कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को डेडिकेट है। तो इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कस किया था। बहुत ही छोटा उसका ओवरव्यू था। यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस करने के पहले फिर से हम लोग एक बार जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज थे उसको दोबारा हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी प्रोसेस के रिस्पेक्ट में उनका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे हमारे पास अराइवल टाइम। अराइवल टाइम किसे कहते हैं? तो अराइवल टाइम वो टाइम होता है जब कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में आ रहा है प्रोसेसिंग के लिए। वहीं पे जब कंप्लीशन टाइम की बात कर रहे हैं तो सीपीयू ने जब उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया तो जिस टाइम को कंप्लीट किया दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम। वहीं पे जब हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम की बात करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन टाइम सीपीयू ने कितना टाइम लिया है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि टर्न अराउंड टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन द अराइवल कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। मतलब हमने प्रोसेस को कब प्रोसेसिंग के लिए दिया और वो कब हमें प्रोसेस होके मिला। इसको बिल्कुल इस तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल को, लेकिन पहले ये वेटिंग टाइम को देख लेते हैं। तो वेटिंग टाइम क्या है? वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। तो अब ये टर्न अराउंड टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, वेटिंग टाइम, इसको थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि आप रेलवे रिजर्वेशन कराने के लिए टिकट काउंटर पे गए। तो जब आप टिकट काउंटर पे गए तो आप 5:10 पे आप काउंटर पे पहुंचे। तो जब आप काउंटर पे पहुंचे 5:10 पे, तो क्या आपका टिकट क्लर्क ने इमीडिएट आपके लिए काम करना शुरू कर दिया? नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके पहले 2-3 और लोग हो, तो आपको वेट करना होगा तब तक जब तक कि उनका टास्क कंप्लीट ना हो, फिर आपकी बारी आएगी। और आपके टिकट को उस क्लर्क ने इशू करने में 2 मिनट का टाइम लिया। तो यानी आपके टिकट को इशू करने का टाइम 2 मिनट है, और जब वो टिकट इशू करके आपके हाथ में देता है तब टाइम हो रहा है 5:20। यानी अब जो टिकट इशू करने का टाइम था क्लर्क का वो 2 मिनट का था, और आपको टिकट मिला 5:20 पे, और आप लाइन में लगे 5:10 पे। यानी आपको टोटल 8 मिनट तक वेट करना पड़ा। तो आप लाइन में लगे, दैट इज आपका अराइवल हो गया 5:10, कंप्लीशन 5:20, एग्जीक्यूशन 2 मिनट। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम का मतलब हुआ कि आपने 5:20 में आपका काम कंप्लीट हुआ, आप 5:10 में आए। लेकिन वेटिंग टाइम क्या है कि आपका 10 मिनट का टोटल टाइम लगा, लेकिन अगर आप 5:10 और 5:20 को 5:10 में घटाते हैं तो 10 मिनट का टाइम था, दैट इज योर टर्न अराउंड टाइम। और वहीं एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहे हैं तो 2 मिनट आपका क्लर्क ने लिया। तो 10 मिनट में 2 मिनट ही आपका एग्जीक्यूशन था, बाकी जो टाइम बचा 8 मिनट आपको लाइन में खड़े रहना पड़ा, दैट इज योर वेटिंग टाइम। सो नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो पहला एल्गोरिथम हमारे पास है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। ये बहुत ही सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जैसा कि आप नाम सजेस्ट कर रहा है, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। यानी वही टिकट काउंटर की बात है, जो पहले लाइन में आएगा उसका काम पहले होगा, जो प्रोसेस पहले आया एग्जीक्यूशन उसका पहले होगा। तो इसमें क्या है कि जिस ऑर्डर में प्रोसेस रिसीव हो रहा है उसी ऑर्डर में उनकी प्रोसेसिंग होगी। FCFS नॉन प्रिएम्प्टिव इन नेचर है। दैट मीन्स कि अगर प्रोसेसर को किसी प्रोसेस को एक प्रोसेसर को जब अलॉट कर दिया तो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा प्रोसेसर दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दिस इज द प्रिएम्प्टिव नेचर। Implementation is easily accomplished by implementing a queue of the process to be scheduled by or sorting the time the process was received and selecting the process with the earliest time। मतलब जो पहले आया उसको प्रोसेसिंग के लिए पहले भेजे, जो बाद में आया वो उसके बाद जाएगा, जो उसके बाद आया वो उसके बाद जाएगा। तो दिस इज द सिंपल अप्रोच ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। नाउ हम लोग यहाँ एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। यहाँ पे हमें किन किन चीजों को फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम,
वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, थ्रूपुट and process utilization for the given set of process that are arrived at the given arrive time shown in the table. So we have 5 processes: P1, P2, P3, P4, P5. P1 arrived at 0th millisecond, P2 arrived at 2th millisecond, P3 at 3, P4 at 5 and P5 at 8. But the execution time of that P1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, कितना टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, वो 3 मिली सेकेंड है। उसी तरह P2 का भी 3, P3 1, P4 4 एंड P5 2। अब यहां पे हम लोग FCFS को इंप्लीमेंट करते हैं। तो FCFS को अगर हम इंप्लीमेंट करें यहां पे, तो P1 जॉब कब कंप्लीट होगा, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम 3 है और ये 0th टाइम पे आया था, यानी ये 3 मिली सेकेंड लिया। लेकिन जब P2 को एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो P2 क्या है, वो भी 3 सेकेंड एग्जीक्यूशन का लेगा, मिली सेकेंड लेगा, लेकिन उसके पहले P1 एग्जीक्यूट होगा। तो P1 कब एग्जीक्यूट होगा, 3 मिली सेकेंड वो लेगा और 3 मिली सेकेंड ये लेगा। लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा P1, तब तक P2 नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज कर रहा है। दैट मीन्स 3 + 3, वहीं पे P3 का 1 है तो 6 + 1, P4 का 4 है तो 7 + 4 और P5 का 2 है तो 11 + 13। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें फाइंड आउट करेंगे, वो है टर्न अराउंड टाइम क्या है और वेटिंग टाइम क्या है। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करें कि कौन कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट हो रहा है, तो P1 कब कंप्लीट होगा, 3 मिली सेकेंड पे। क्यों, क्योंकि वो यहाँ प्रोसेस कंप्लीटेड एंड प्रोसेस सबमिटेड। प्रोसेस कब सबमिट हुआ था, यानी अराइवल टाइम क्या था, अराइवल टाइम इसका अराइवल टाइम यहां देखिए ये 0 है, ये 2 3 5 8। तो जब अराइवल टाइम देखें तो वो P1 का 0 है और प्रोसेस कंप्लीट कब हो रहा है, तो 3 सेकंड पे हो रहा है, 3 मिली सेकंड पे। देखिए यहाँ पे हमने टाइम वो टाइम यहाँ पे लेके रखा है, तो यानी 3 - 0 = 3। अब P2 की बात करें तो P2 का जो कंप्लीट कब हो रहा है प्रोसेस, तो 6 मिली सेकेंड पे 6, और सबमिट कब किया गया था, तो उसका अराइवल टाइम 2 था, तो 6 - 2 4। वही P3 7th मिली सेकेंड पे हो रहा है, लेकिन उसका अराइवल टाइम क्या था, तो उसका अराइवल टाइम देखिए 3 मिली सेकेंड पे था। सो 7th पे वो कंप्लीट हो रहा और 3 पे आया था, 3rd मिली सेकेंड पे आया था और 7वें मिली सेकेंड पे उसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। दैट मीन्स sorry, this one is 3। so just आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारे का टर्न अराउंड टाइम। वहीं पे जब हम लोग वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम क्या है, तो यहाँ पे वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम एंड प्रोसेस माइनस प्रोसेसिंग टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर लिया, 3 4 6 7 5। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम 3 और प्रोसेसिंग टाइम भी इसका कितना है, एग्जीक्यूशन टाइम 3 ही है, तो 3 - 3 यानी इसे वेट नहीं करना पड़ा, इसका 0 मिली सेकेंड वेट टाइम है। दूसरा प्रोसेस का टर्न वेटिंग टाइम क्या होगा, तो ये टर्न अराउंड टाइम इसका 4 है, 4, और ये इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना, एग्जीक्यूशन टाइम भी 3 था, दैट मीन्स इसे कितना वेट करना पड़ा, 1 मिली सेकेंड। तो इसी तरीके से हम लोग हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम फाइंड आउट करते हैं। और जब हम लोग एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं तो दिस वन इज 3 4 6 7 5। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे, ये तो यहाँ पे एरर है। तो 3 4 6 7 5 मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूँ, इसी पे ये कैलकुलेटेड है। तो जितने एवरेज निकालने के लिए हमारे पास 5 प्रोसेस थे, तो सबका टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 5। एवरेज वेटिंग टाइम दिस इज 5, एवरेज वेटिंग टाइम 01533 01533 डिवाइडेड बाय 5 2.4। प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, तो प्रोसेसर यूटिलाइजेशन कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे टोटल कंप्लीट टाइम हम लोग सीपीयू का 13 मिली सेकेंड यूज कर रहे हैं और 13 मिली सेकेंड में ही सारे के सारे प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारा 100% यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में हमारा कोई गेपिंग नहीं था, हमने प्रोसेसर को आइडल नहीं छोड़ा। दैट्स वाई प्रोसेसर यूटिलाइजेशन क्या है, 100% है। थ्रूपुट की बात करते हैं तो टोटल 5 प्रोसेस थे और हमने 13
मिली सेकेंड यूज किया तो 5 डिवाइडेड बाय 13, दिस इज द थ्रूपुट। कितना यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम हम कितना काम करवा पा रहे हैं प्रोसेसर से, तो 0.3.8। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जब हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम की बात करते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम का जो बेसिकली डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो एल्गोरिदम है इसमें जो शॉर्ट एग्जीक्यूशन यानी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है उसको भी लंबा टाइम वेट करना हो सकता है। इसको जस्ट एक एग्जांपल से इमेजिन करते हैं। लेट्स सपोज कि क्यू में 3 ऐसे प्रोसेस आगे हैं जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 10 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड और 6 मिलीसेकंड है, और वहीं चौथे नंबर पे एक कोई प्रोसेस आया जिसका एग्जीक्यूशन टाइम केवल 1 मिलीसेकंड है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन टाइम 1 मिलीसेकंड है, लेकिन इसको कितनी देर वेट करना पड़ेगा, तो 10 10 प्लस 8 मतलब 28 मिलीसेकंड इसका वेटिंग होगा, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 1 मिलीसेकंड है, मतलब इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ 29 मिलीसेकंड, यानी इसको 28 मिलीसेकंड वेट करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर शॉर्ट एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेस के लिए, बहुत ही वर्स्ट एल्गोरिदम हो जाता है। तो जहां पे कि अगर आप एवरेज वेटिंग टाइम अगर काउंट करो तो काफी ज्यादा होता है, और इस एल्गोरिदम का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए एक दूसरा एल्गोरिदम लाया गया जिसका नाम था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम, यानी वैसे जॉब को पहले एग्जीक्यूट करो जिसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, कम है। तो यहां पे जब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पे सीपीयू उसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करेगा जिसका प्रोसेस टाइम छोटा होगा। तो हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे और ये आती है कि अगर मान लेते हैं 2 प्रोसेस है, दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम सेम है, मान लेते किसी का 3 है और दूसरे का भी 3 है, तो उस कंडीशन में जो पहला आएगा वो उसकी प्रोसेसिंग पहले होगी, यानी जब टाई होगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम को यूज किया जाएगा। और मोस्टली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो एग्जीक्यूशन होता है, जो एल्गोरिदम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बैच सिस्टम में किया जाता है, और बैच सिस्टम बैकग्राउंड में काम करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो ये बैच प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में इसको यूज किया जाता है। एसजेएफ जो होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। बहुत जगह आपको ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों के बारे में लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव फोकस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इसी का एक दूसरा वर्जन भी लिया है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नेक्स्ट एल्गोरिदम को, तो वो प्रीएम्प्टिव है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे नॉन प्रीएम्प्टिव कहा है, और बेसिकली ये नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर का ही होता है। सो अब यहाँ पे हम सेम वो सारी चीजें जो है वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ 4 प्रोसेस है जिनका एग्जीक्यूशन टाइम है 6, 8, 7, 3, P1, P2, P3। तो उसी तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के पहले हमें इन प्रोसेस को रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज कैसे करना होगा, तो जिनका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है उसको हम लोग क्यू में फर्स्ट रखेंगे, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन पहले क्यू को रीअरेंज किया जा रहा है। तो यानी यहाँ देखो जो P4 है इसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है, P4 3, तो उसको पहले भी रखा गया। फिर P1 का है 6 है, फिर P3 का है 7 और फिर P2 का 8। तो यहाँ देखो P4, P1, P3 और P2। और वही कंप्लीशन की बात करो तो P4 का एग्जीक्यूशन टाइम 3 का था, तो 3। जब P1 की बात करेंगे तो 3 + 6 9, वहीं P3 की बात करेंगे तो 9 + 7 16, और P2 की बात करेंगे तो 16 + 8 24। तो इस तरीके से हमें पहले रीअरेंजमेंट करना होता है कि जो जॉब सबसे छोटा है उसको पहले प्रोसेसिंग के लिए भेज रहे हैं। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रीवियस वाले में हमने कैलकुलेट किया था कि टर्न अराउंड टाइम, तो P4 कब आया, तो यहाँ पे चूंकि टर्न अराउंड टाइम जो हमारा प्रोसेस सबमिशन टाइम सबका हमने 0 रखा है। 0 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जब रीअरेंजमेंट कर रहे हैं तो रीअरेंजमेंट के टाइम सब एक ही बराबर होगा, कि सब एक ही साथ आए तभी तो रीअरेंज आप कर पाओगे। अलग अलग आएंगे, अलग अलग आते हैं तो उस टाइम पे हम लोग ये जो हमने इसके अगले एल्गोरिदम की बात की, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नेक्स्ट वाला एल्गोरिदम में, उसमें वहां पे डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे P4 3, टर्न अराउंड टाइम 3, 9 16 24,
ये सारे का टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट हो गया। वहीं पे जब इसकी वेटिंग टाइम की बात करते हैं तो जो टर्न अराउंड टाइम माइनस उसका प्रोसेसिंग टाइम, तो 3, इसका टर्न अराउंड टाइम 9, प्रोसेसिंग टाइम इसका 6, 16 माइनस 7, 24 माइनस 8, और इस तरीके से हमने सबका वेटिंग टाइम फाइंड आउट किया। और वही तरीका है एवरेज टर्न अराउंड टाइम 3, 9, 16, 24, 3, 9, 16, 24 डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज वी हैव 4 प्रोसेसेस। सिमिलरली एवरेज वेटिंग टाइम आप यहाँ देख रहे हो, तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या है 0, 3, 9, 16, 0, 3, 9, 16 डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज वी हैव 4 प्रोसेस, so the average waiting time is 7. And processor utilization, that means we have only 24 milliseconds, and every millisecond we use the each and every millisecond of the processor. That's why 24 by 24 into 100, that is 100%. And throughput, so total 24 मिलीसेकेंड हमने 4 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है, तो हमारा यूनिट क्या है, तो 0.16 का। So basically this is shortest job first. Now we have the next algorithm which is round robin scheduling. तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को समझने से पहले हम लोग थोड़ा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के डिमेरिट्स को भी समझ लेते हैं। तो इसकी डिमेरिट्स क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की डिमेरिट ये है कि मान लेते हैं कि एक प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 10 है और 10 प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 10 से कम है, और ये जो प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 10 है वो पहले आया, लेकिन उसको क्या करना होगा, वेट करना होगा लंबा। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोसेस है उससे सारे छोटे टाइम के, तो इसको काफी लंबा वेट करना होगा। तो वहां पे छोटे एग्जीक्यूशन टाइम के प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा था एफसीएफएस में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जिसका एग्जीक्यूशन टाइम लंबा है, ज्यादा है, उसको वेट करना पड़ रहा है। दैट मींस डिमेरिट यहाँ पे भी है। तो इन दोनों को देखते हुए, इन सारे डिमेरिट्स को दूर करने के लिए एक नए तरह के एल्गोरिथम्स के बारे में सोचा गया या लाया गया, और ये काफी पुराना एल्गोरिथम है जिसको हम लोग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कहते हैं। सो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्रोसेस को एक साइकिल में छोटे छोटे टाइम स्लाइसेस दे दिए जाएंगे, और उस साइकिल में उसको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। और यहाँ पे यूज किया जाएगा स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लो 4 प्रोसेस है, तो जो 4 प्रोसेस है, तो 4 प्रोसेस के लिए यहाँ सीपीयू के टाइम को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, टाइम स्लाइस बोलते हैं। अब किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि सीपीयू का जो है वो टाइम स्लाइस क्या है। तो फिलहाल उसको हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक दूसरा प्रोसेस हम लोग लोड कर सकते हैं सीपीयू में, और उस प्रोसेस को हटा देंगे, क्योंकि हमने अभी कहा कि स्वैप इन स्वैप आउट का प्रोसेस यहाँ पे काम करेगा। सो बेसिकली राउंड रॉबिन एल्गोरिथम टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे सीपीयू के टाइम को टाइम स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो टाइम स्लाइस एक क्वांटम कहलाता है, और ये क्वांटम ऑर्डरली मैनर में हर प्रोसेस को प्रोवाइड किया जाता है। तो अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव 3 प्रोसेस P1, P2, P3, एंड P1 का एग्जीक्यूशन टाइम 24 है, P2 का 3 है, और फिर P3 का भी 3 है एग्जीक्यूशन टाइम। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि P1 को पहले भेजा गया, फिर P2 को भेजा गया, फिर P3 को भेजा गया, या फिर जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है उसको पहले भेजा गया, या जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे ज्यादा है उसको पहले भेजा गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे है सीपीयू के टाइम को टाइम स्लाइस में यहाँ 4 मिलीसेकेंड का टाइम स्लाइस दिया गया, यानी सीपीयू 4 मिलीसेकेंड तक के लिए एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। फिर अगला प्रोसेस आएगा जिसको भी 4 मिलीसेकेंड तक करेगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा 4 मिलीसेकेंड तक करेगा, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा साइकिल। सो अब यहाँ पे आप देखो, P1 आया जिसको 4 मिलीसेकेंड मिला, प्रोसेसर का 4 मिलीसेकेंड मिला। 4 मिलीसेकेंड तक नहीं, प्रोसेसर ने जितना एग्जीक्यूट करना था किया, और फिर इस प्रोसेस को स्वैप आउट कर दिया जाएगा, यानी P1 को वेटिंग में भेज दिया गया, सस्पेंडेड क्यू में भेज दिया गया, और अब P2 को लोड किया गया, यानी ये स्वैप आउट हो गया और P2 स्वैपिंग हुआ। और P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 3 है, और सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम स्लाइस कितना है, 4, यानी जितना टाइम दिया सीपीयू ने उससे कम ही इसका एग्जीक्यूशन टाइम है, यानी 7वें मिलीसेकेंड पे ही P2 एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी P2 अब इस टेबल से बाहर हो चुका है।
क्योंकि इसका ये कंप्लीट हो चुका है। वहीं पे जब P3 की बात करते हैं तो P3 का भी 3 मिली सेकेंड है, तो 7 + 3 10th मिली सेकेंड में P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब फिर से P1 को 4 मिली सेकेंड मिला, तो वो 10 + 4। लेकिन यहाँ पे P1 के बाद अब कोई भी प्रोसेस नहीं बचा है। अगर यहाँ पे कोई एक और प्रोसेस होता तो वहां वापस, अगर मान लेते P2 का 5 होता तो इसको 4 मिलता और फिर से P2 यहाँ लोड होता, लेकिन ऐसा है नहीं कि P2 और P3 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो P1 को फिर से 4 मिला, फिर P1 को 4 मिला, फिर P1 को 4 मिला, फिर P1 को 4 मिली सेकेंड मिला, और इस तरीके से। तो यहाँ आप देख रहे होगे एक साइकिल चल रहा है, हर बार का P1 को मिला, फिर P2 को मिला, फिर P3 को मिला, फिर P1 को मिला, फिर P2 को मिला, फिर P3 को मिला, और जैसे जैसे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट होते जा रहे हैं वो इस टेबल से बाहर होते चले जा रहे हैं। तो 30वें मिली सेकेंड पे हमारा सारा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो चुका है। सो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में आप यहां देखोगे कि 24 टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने का तरीका वही है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने अराइवल टाइम 0 रखा है, क्योंकि सबको एक ही साथ हमें एक बैच में लेके डिवाइड टाइम को देना है, इसलिए अराइवल टाइम यहाँ क्या है, 0 है। तो P1 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 24 मिली सेकेंड था, लेकिन वो कंप्लीट 30 मिली सेकेंड पे होता है। अभी हम ये देखो अब 30 पे हो रहा है, P2 7 पे और P3 10 पे, P2 7 पे और P3 10 पे, 30 7 10। वहीं वेटिंग टाइम हम फाइंड आउट करें तो 30, इसका टर्न अराउंड टाइम 30 है, एग्जीक्यूशन टाइम 24 है, दैट मीन 6 7 - 3 4 10 - 3 7। So average turnaround time, same concept, 30 7 10 divided by 3 because we have 3 process, 647 divided by 3 5.66, और फिर वही प्रोसेस यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट की बात करते हैं। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एक बेटर अप्रोच है, या कह सकते हैं एक मिक्स्ड अप्रोच है, जहां पे कि ना तो किसी प्रोसेस को ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, ना किसी प्रोसेस को काम पहले हो रहा है, ना किसी का लेट हो रहा है। तो ये एक मिक्स्ड एडवांटेज एल्गोरिदम है जो कि मैक्सिमम यूज किया जाता है टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है, या मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में इस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को यूज किया जाता है। सो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में इतना ही। इसके बाद हमारे पास 3 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।